नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमेंट करना होगा। तो आपको इस चैनल पे आपको जितने भी टेस्ट सीरीज हो रहे हैं मार्केट में, चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो या आस्था आईएएस के हो या दृष्टि के हो या खान सर के हो या एडुटेरिया के हो, सभी आपको इस चैनल पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे पीडीएफ के साथ। पीडीएफ का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर वहाँ आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में पीडीएफ का ये टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो टेस्ट लिया गया है, टेस्ट नंबर 1, खान सर के द्वारा जो टेस्ट 1 लिया गया है, जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों क्वेश्चन इसमें उपलब्ध है, उसका सेशन आज होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज हुआ गया है उसका डिस्कस करते हैं। टेस्ट इस सेशन में बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चन उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन से युग्म से द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? कौन से युग्म से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड घोल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट घोल। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम सल्फेट घोल और बेरियम क्लोराइड, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब तांबा जो है वो हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह, जो तांबा के ऊपर भूरी सतह है, वो खो देता है और भूरी सतह के ऊपर एक हरा आवरण बैठ जाता है। तो यह हरा आवरण पदार्थ जो है वो किसका उदाहरण है? ये जो पदार्थ तांबा के ऊपर बैठ जाता है वो किसका उदाहरण है? रेसिडिटी, संचारण, किण्वन या सिलेशन? तो ऑप्शन नंबर 2 का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, संचारण। तांबा जो है हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और तांबा पे जो भूरी सतह, चमकदार भूरी सतह वो रहती है, वो खो देता है और उसके जगह पे एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है। तो यह हरा पदार्थ किसका उदाहरण है? तो संचारण, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी। चलिए अब हम लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है? सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए, या एंटीबायोटिक के पूर्व निर्विक इंजेक्शन द्वारा विकसित होता है, या प्लेसेंटा या दूध के माध्यम से मां के बच्चे में जाता है। इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति के प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में ऊष्मा शोषी है?
कौन सी प्रक्रिया जो है प्रकृति में उष्मा शोषी होती है? ठोस का पिघलना, या प्रकाश संश्लेषण, या जल का विद्युत अवघटन। तो आपको पता होगा उष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो कौन कौन है। तो ठोस का पिघलना जो है वो एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठोस का पिघलना जो है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें तलड़ में बदलने के लिए उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठोस का पिघलना मतलब ठोस पदार्थ है, उसको पिघलाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ये ऊष्मा शोषी है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। जो सूर्य से प्रकाश जो प्राप्त होती है उसके ऊर्जा पर निर्भर होता है। और जल का विद्युत अवघटन जो है वो एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विभाजित करने के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पूछा हुआ है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसमें बोल रहा है कौन कौन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ए भी है, बी भी है, सी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से पौधों के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? कौन से अभिक्रिया आमतौर पे कौन से पौधों के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है? यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक है। निम्न में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। निम्न में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है? और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का एक प्रमुख घटक है। तो ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये पूछ रहा है। किसके बारे में? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ की हड्डी जो है मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है। डेंड्राटाइड तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। प्रतिवर्तित क्रियाएं मस्तिष्क को शामिल किए बिना रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा है कौन सा गलत है। तो डेंड्राडाइट जो है वो न्यूरॉन के शाखाओं जैसे विस्तार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राडाइट तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। तो सेल बॉडी से दूर नहीं ले जाते हैं, वो सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं। उससे दूर नहीं ले जाते हैं, वो सेल बॉडी के
की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए हम लाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। रुद्रोम्स परिस्थितियों में से किस प्रक्रिया के होने के लिए सही स्थिति है? किया गया कार्य शून्य, दाब में परिवर्तन शून्य, विनियमित ऊष्मा शून्य, तापमान में परिवर्तन शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विनियमित। विनियमित ऊष्मा जो है वो शून्य। ये रुद्रोम्स जो प्रक्रिया होती है वह होती है जिसमें प्रणाली और उसके परिवेश के बीच कोई ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि तापमान स्थिर रहता है, तापमान उसका स्थिर रहता है, बल्कि इसका मतलब है कि ऊष्मा न तो प्रणाली में प्रवेश करती है और न ही बाहर जाती है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार करिए। अलैंगिक संतान जो है वो आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। इसमें युग्मकों के संलयन के लिए दो माता पिता की आवश्यकता होती है। इसमें विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से विद्धित संतानों का जन्म होता है। तो इसका निम्नलिखित कथनों पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है बस। अब इसका जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है CO2 का अवशोषण, CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। CO2 का अवशोषण होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 वो लेता है और ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान जो है लगातार बढ़ता है या घटता है या एक समान रहता है? पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का जो तापमान है वह एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी। विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान जो है वो एक समान रहता है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ लिख दिया है सूची 1 में पादप और हार्मोन और सूची 2 में कार्य, उसका कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन जो है वो उसका कार्य क्या है? पादप हार्मोन ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एसिटिक एसिड। चलिए तो हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 12। तो पहला का होगा ऑक्सीन जो है वो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं इसमें मिलाते हैं। ए का ऑक्सीन जो है वो अंकुरणों में कोशिका विभाजन और लंबाई को बढ़ाता है। जिबरेलिन जो है वो बीज की
प्रसूतावस्था को तोड़ता है और बीज के अनुकरण को बढ़ावा देता है। और उसके बाद साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और जीवनका को विलंबित करता है। और एविसिक एसिड जो है वो बीज को निष्क्रियता को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 13 पे। तापमान में वृद्धि के साथ साथ कण वाष्प जो है अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त डैश प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। कवक के संबंध में निम्न कथनों कौन सा कथन सही है? कवक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कवक जो है विषमपोषी जीव है। कवक जो है वो विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। कवक जो है विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनुवांशिक, ये अभिकथन और कारण। अभिकथन, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल कीटों की प्रतिरोध कर सकती है जिसमें रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। और कारण इसका है आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों में वांशिक विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। निक्षेपण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निक्षेपण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निक्षेपण जो है वो गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण, गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोगांड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोडा वाटर जैसे वातकीय पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है? सोडा वाटर जैसे वातिक पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद रहती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। कथन 1 और कथन 2। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं क्योंकि वह क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा कथन 2 है, गठ पर्णी पौधे जो कीट पक्षी होते हैं जैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 9 का सही उत्तर होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन।
मानव शरीर में नेफ्रॉन का एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है? मानव शरीर में नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। यह रक्त को जो है वो फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। नेफ्रॉन जो है वो वृक्क की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु का कारण बताई गई है? ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के द्वारा अक्सर पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु का कारण बताई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, काई क्लोरोफिनेक, डाई क्लोरोफिनेक, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के साथ सम्मिलित करें? उसके संगत उदाहरण के साथ सम्मिलित करें। आते हैं इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक नवजात बछड़ा जो है दूध पीना शुरू करता है। एक नवजात बछड़ा जो है उसका दूध पीना शुरू करता है। तो नीचे गए कुट का सही उत्तर करके ऑप्शन बताना है। नीचे गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 2 4। 1 2 4 वो सही है। और प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है। प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है तो सीखा हुआ व्यवहार करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23। अभिकथन और कारण। कोलाइड को परिशिष्ट प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। कोलाइडी विलयन में परिचित प्रावस्था विलय जैसे घटक होता है और परिक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें यह निलंबित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 नंबर ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा लाड़ ग्रंथि। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लाड़ ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रोमीन जो है वो एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तलड़ अवस्था में होती है। गैलियम, सीजियम ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के तापमान 303 के से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तलड़ हो जाती है। तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी कथन सही हैं। पादप कोशिकाओं में
कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा झिल्ली होती है। परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तियां होती हैं, जबकि पशु कोशिकाओं में कई छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27। जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना रहता है? तो 1:8। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात होता है 1:8। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? तो यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का कार्य होता है, यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो है परिभाषित होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो है परिभाषित होता है अणुओं में सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का योग, अणु में परमाणु संख्याओं का योग, अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग, अणु में सबसे भारी और सबसे हल्की परमाणुओं के द्रव्यमान के बीच का अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो है वो परिभाषित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तत्वों के समस्थानिक और उपयोग। कौन से तत्व का उपयोग क्या होता है? यूरेनियम का उपयोग जो है वो परमाणु रिएक्टरों में होता है। एक का 4, ये इसका मतलब ये कट गया, ए का 4। और कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है वो कैंसर के उपयोग के लिए होता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। यूरेनियम का परमाणु रिएक्टर के लिए किया जाता है। टेक्नीटियम और फास्फोरस का उपयोग जो है वो फास्फोरस का रक्त विकार के लिए किया जाता है। और टेक्नियम का उपयोग जो है वो चिकित्सा निदान इमेजिंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना रहता है? 20 साल के व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर जो रहता है वो कितना रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 70 से लेके 130 mg/dl तक रहता है। तो इसमें कुछ जान लेते हैं आज।
तो जैसे 20 वर्ष का रहता है इतना 70 से 130, और 13 से 19 वर्ष का रहता है 90 से 130। 13 से 19 साल के इंसानों का रहता है 90 से 130। अब 12 वर्ष से कम का रहता है 90 से 180। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांतों का इनेमल होता है। मुख्य रूप से किसका बना होता है? दांतों का इनेमल जो है वो मुख्य रूप से किसका बना रहता है? तो कैल्शियम हाइड्रापेटाइट, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के दो एली युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन के जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। यह प्रक्रिया को जाना जाता है, इस प्रक्रिया को क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजीकरण में उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक जो है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, निकल जो है वो उपयोग किया जाता है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36, अभिकथन और कारण। डॉली जो है वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था। डॉली का निर्माण जो है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर द्वारा किया गया है, जो ऐसी तकनीक है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभिक को एक नाभिक रहित अंडे में स्थानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट में पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाशिंग सोडा के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा गलत है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब सभी सही हैं। इसका उपयोग जो है वो कांच, साबुन और कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग जो है सोडियम यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। निम्न क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। सीजियम का होता है 28.4 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद होता है सीजियम का होता है 24.8 होता है डिग्री सेल्सियस और उसके बाद होता है पोटेशियम का 63.5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद होता है सोडियम का 97.8 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद होता है लिथियम का होता है 180.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में मुख्यतः 4 ऊतक पाए जाते हैं। पहला है उपकला, पहला उपकला, दूसरा होगा संयोजी, दूसरा संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तीसरा हो गया मांसपेशी, मांसपेशी ऊतक पाए जाते हैं, मांसपेशी। और चौथा होगा तंत्रिका, तंत्रिका ऊतक। मानव शरीर में 4 ऊतक पाए जाते हैं। पहला उपकला, दूसरा संयोजी, तीसरा मांसपेशी, चौथा तंत्रिका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है जिस एनोडाइजिंग जो है एक एनोडाइजिंग जो है एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। एनोडाइजिंग जो है एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका एनोडाइजिंग जो है वो एनोडाइजिंग जो है एक तकनीक है जिसका उपयोग जो है एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने के लिए किया जाता है। अब आते हैं अगले। निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित है? तो सुक्रोज होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है का से बना रहता है। सुक्रोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना रहता है। माल्टोज में ग्लूकोज के 2 यूनिट होते हैं और लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना रहता है। अब आते हैं अगले। निम्न में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो फर्मी मीटर होती है। निम्न में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है वो फर्मी मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है? तो इसका ऑप्शन होगा 43 का आंसर नंबर सी, कालकिया। कालकिया जो है आंतरिक कान में कोक्लिया, इसका स्पेलिंग होगा COCHLEA। अब आते हैं अगले ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 43 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले। संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? संवहनी पौधों में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या होता है? जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर जी, सी। संवहनी पौधों में जाइलम का मेन कार्य, प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो जल का परिवहन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जो है वो रसायन विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट बंसन। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो एंटोनी लाइवोसियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है वो एंटोनी लाइवोसियर को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो किसे कहा जाता है? तो एंटोनी लाइवोसियर। अब आते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें।
ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक, ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी होता है। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी होता है। पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है? पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है। और सबसे अधिक लचीली जो धातु होती है, सबसे अधिक जो है लचीली धातु जो है वो सोना होती है। और न्यूनतम ऊष्मा चालन करने वाली क्या होती है? सीसा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए, मिश्रण का घटक जो है उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पादप उत्तकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पादप उत्तकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पादप उत्तकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। कोलोन काइमा एक जीवित उत्तक होता है जो पौधों के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 49। जब कफूर नेपथलीन या सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन कहते हैं। सबलीमेशन, ऊर्ध्वापातन। अब आते हैं अभिकथन एक और उसका कारण। सजातीय मिश्रण संरचना या संगठन के एक समान होते हैं और कारण इसका विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना जो है वो एक समान नहीं रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं होता है, नहीं कर रहा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है और इसमें कारण जो है वो इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होमियोस्टेसिस को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो हाइपोथैलेमस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा अक्सर पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका एक ऑप्शन नंबर
बी, दूध का खट्टा हो जाना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव किडनी की कार्य प्रणाली, मानव किडनी की कार्य प्रणाली के बारे कथनों पर विचार करें। मानव किडनी द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए शुद्ध रक्त विरक्त धमनी के माध्यम से शरीर में वापस ले जाता है। बोमन कैप्सूल से निस्पंदन विरेक नलिकाओं से होकर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। विरिक धमनी अपशिष्ट युक्त रक्त को किडनी के बाहर ले जाती है। तो इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक और ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। अब आते हैं, विरिहक जो है धमनी अपशिष्ट युक्त रक्त को किडनी से बाहर ले जाती है। तो विरिहक धमनी ऑक्सीजन और अपशिष्ट से युक्त रक्त को छानने के लिए किडनी में लाती है, जबकि विरिहक सीरा जो है फिल्टर किए गए रक्त को किडनी से बाहर ले जाती है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, किसी गैस के विसरण की दर जो है उसके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संरचना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सी संरचना जो है वो लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, किडनी। निम्न में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी नमूने में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण। एलिसा जो परीक्षण है वो सैंपल लिया जाता है विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, अभिकथन और कारण। नींद के दौरान तेज रोशनी जो है अवांछनीय होती है। नींद के दौरान तेज रोशनी जो है अवांछनीय होती है। तेज रोशनी जो है रेटिना में रोडोक्सिन की गति को बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन ए जो है वो आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक तत्व की संयोजिका का। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है धमनियों में प्लाक का जमाव। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए सही है।
अब आते हैं कोहड़ा। कोहड़ा किस प्रकार की कोलाइडल तंत्र को दर्शाता है? कोहड़ा जो है किस प्रकार के कोलाइडियल तंत्र को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गैस में द्रव, गैस में द्रव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलय एनुअल ग्रोथ रिंग के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्षों में वार्षिक वृद्धि वलयों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, 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 डेंड्रोक्रोनोलॉजी। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। उपयुक्त विवरण किस परमाणु मॉडल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची एक रोग दिया हुआ, उसका कारक रोग जनक। तो कौन से रोग का कौन सा कारक है वो जानना है। तो तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा। इन्फ्लुएंजा जो है वो होता है वायरस के द्वारा। और दाग जो है वो कवक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना जो है सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होती है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। निम्न में से कौन सी संरचना जो है सभी विषाणुओं में अनुपस्थित रहती है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है? तो राइबोसोम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। अस्थियां जो है उसका नाम, अस्थियां और उसका नाम। छाती की अस्थि, छाती की अस्थि। तो इसका छाती की अस्थि उरोस्टिक। इसका ऑप्शन नंबर ए। कॉलर बोन जो है वो कॉलर बोन क्लेविकल। घुटने की अस्थि जो है वो पटेला। और कंधे की अस्थि इसके बुला। मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती है जिसमें शामिल है खोपड़ी, जबड़े की हड्डी सहित। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है? तो CaCO3, ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्साइट, CaCO3। जीवित जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और जब यह उन्होंने खोज की थी तो वो क्या प्रयोग कर रहे थे? कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था और जब यह खोज कर रहे थे तो उसका प्रयोग क्या प्रयोग कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा होमोस्टेसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा होम्योस्टेसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, उक्त उच्च रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव। ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? यह तेल वसा या मोम में आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए। यह तेल वसा या मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापने का यह एक तरीका है जिसमें 100 ग्राम तेल वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन ग्राम में की मात्रा मापी जाती है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें खान सर के द्वारा जो टेस्ट नंबर 1 है उसका 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक डिस्कस 1 से लेकर 70 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में 70 से 100-150 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो आप तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करें। कमेंट में इसका पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा कमेंट में, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।